क्लास 12 के बच्चों के लिए लेक्चर नंबर 6 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम कूलाम लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ क्या हुआ? इसका मतलब कूलाम के नियम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। देखिए सभी बच्चे ध्यान दें, कॉपी पेन लेकर के बैठे और नोट्स जरूर बनाएं। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ। देखिए अगर हम कार्टेशियन प्लेन में निरूपण करें, एक चार्ज है हमारा Q1 और दूसरा चार्ज है हमारा Q2। देखिए इस चार्ज की ओरिजिन से मूल बिंदु से जो पोजीशन है, इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R1 और इसका है पोजीशन वेक्टर वेक्टर R2। तो हम कह सकते हैं कि R1 क्या है? R1 क्या है? जो वेक्टर R1 है ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 और किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये भी लिखे देना है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक, क्या है ये? R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 का स्थित सदिश। जो R1 है ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। इसको आप चाहे तो ऐसे लिख दीजिए, बराबर वेक्टर R1। मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश बराबर वेक्टर R1। वहीं पर दूसरा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मीन्स ये है आपका R2। यहाँ से इसकी पोजीशन वेक्टर R1 और इसकी पोजीशन वेक्टर क्या हो गई आपकी? R2। इसको भी लिखेंगे, क्या है? मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 का स्थित सदिश। Q2 का स्थिति सदिश क्या है? Q2 का स्थित सदिश वेक्टर R2। अब इन दोनों का एक दूसरे के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर देखिए, इसका पोजीशन वेक्टर इसके सापेक्ष, तो यहाँ पर हम इसको, जो इसका पोजीशन वेक्टर है इसके सापेक्ष होगा R12, ठीक, और इसका पोजीशन वेक्टर Q2 के सापेक्ष क्या है? ये है पोजीशन वेक्टर है R21। तो जो हमारा R12 मतलब अगर हम देखें तो Q1 का स्थित सदिश कैसे लिखो? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2। मतलब इसका क्या होगा? इसको ध्यान से समझें, इसको कहेंगे Q1 का स्थित सदिश
Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष। देखिए ये आपका जो है इसका स्थिति सदिश इसके सापेक्ष बताया कि R12 वेक्टर। देखिए मतलब 1 का Q1 का पोजीशन वेक्टर है Q2 के सापेक्ष, यहाँ भी वही चीज लिखेंगे R12। इसका दूसरा लिखें पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 with respect to Q1, position vector of Q2 with respect to Q1 means Q2 का स्थित सदिश Q1 के सापेक्ष, Q2 का स्थित सदिश Q1 के सापेक्ष ये होगा। इसमें जैसे Q1 का स्थित सदिश Q2 के सापेक्ष था, यहाँ पर Q2 का स्थित सदिश Q1 के सापेक्ष ये होगा R21 वेक्टर, R21 वेक्टर। तो ये तो रहे चार्जेस की पोजीशंस, ये रही आपकी जो दोनों चार्जेस की पोजीशंस हैं, उन पोजीशंस पर हम लोगों ने अभी गौर किया। सभी बच्चे इन पोजीशन को सही से समझ लें, मतलब ये कार्टेशियन प्लेन में आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है दोनों चार्जेस की पोजीशन। ये यहाँ से पोजीशन है, फिर यहाँ से पोजीशन है, और इस चार्ज की पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में और इस चार्ज की पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में। बच्चे इसको सभी बच्चे नोट कर लें, कॉपी पेन लेकर के बैठे, वीडियो को पॉज करके नोट करें। हम अब इसको साफ करके फिर से इसके आगे का कंटेस्ट आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। इसको जरूर नोट कर लें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो इसके बाद देखिए, अगर हम पोजीशन वेक्टर लिख चुके हैं तो इसके बाद देखें हम इसको भी रेस किए दे रहे हैं। हम इसको कार्टेशियन प्लेन में नहीं, अब ऐसे बनाए दे रहे हैं। देखिए एक चार्ज है आपका Q1 और एक चार्ज है आपका Q2, और ये एक दूसरे भाई पॉजिटिव कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव साइन हो, पॉजिटिव। तो ये वाला फोर्स इसके हम जानते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो ये जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेगा इसकी डायरेक्शन इधर होगी, और इसको कहेंगे F1 ऑन ड्यू टू 2, मतलब एक पर लगने वाला बल किसके कारण, 2 के कारण। और यहाँ पर जो फोर्स लगेगी ये क्या होगी, F21, ये क्या है, 2 पर लगने वाला बल किसके कारण, 1 के कारण। इसकी पोजीशन वेक्टर इधर क्या होगी, ध्यान से सुनना, Q1 की पोजीशन R12, देखिएगा R12, ये Q1 की पोजीशन है Q2 के सापेक्ष, और यहाँ R21 ये Q2 की पोजीशन है Q1 के रिस्पेक्ट में। ये Q1 की पोजीशन है Q2 के रिस्पेक्ट में, और ये Q2 की पोजीशन है Q1 के रिस्पेक्ट में। अब देखो, अब इसको समझो आप। एक चार्ट में मैं उसको कार्टेशियन प्लेन में पहले बनाया था, ये वही कार्टेशियन प्लेन का ही फिगर है, बिना कार्टेशियन प्लेन के बना दिया है। जब भी कभी हम किसी सदिश राशि को लिखते हैं तो सदिश राशि को लिखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं उसका परिमाण और गुण दिशा। सदिश राशि की रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे तो सबसे पहले लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये सदिश लिखने का एक तरीका है। क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब सभी बच्चे ध्यान से समझें, मैं फोर्स निकालने वाला हूं यहाँ पर जो फोर्स निकालूंगा F12। कूलाम लॉ हम सभी जानते हैं, क्या है कूलाम लॉ, सभी जानते हैं कि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। R क्या है, R एक पर लगने वाला बल 2 के कारण, F है ना, ये एक पर लगने वाला बल 2 के कारण। तो एक का स्थित सदिश 2 का कारण क्या है बेटा, वेक्टर R12 का स्क्वायर, ये कूलाम लॉ। ये तो तुमने लिखा मैग्नीट्यूड, लेकिन अभी क्या लिखना है, दिशा। जब इसकी तुम दिशा लिखोगे तो इसकी दिशा क्या है समझिएगा, दिशा लिखने के लिए जैसे R12 है
तो इसको हम लिखेंगे R12 का कैप। ये क्या है? इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर। मतलब इसको हम कहते हैं इकाई सदिश। क्या है? इकाई सदिश। ये डायरेक्शन बता देगा और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1 होती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन। R12 क्या है? R12 का कैप। R12 का कैप। ये है आपका इक्वेशन नंबर पहला। बात को फिर समझेंगे। मैंने बताया कि एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, जिसकी प्लेसमेंट मैंने पहले बताई विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन R1 R2 और फिर एक दूसरे रिस्पेक्ट में कि Q1 की पोजीशन Q2 के रिस्पेक्ट में R12 है और Q2 की पोजीशन Q1 के रिस्पेक्ट में R21 है। क्योंकि ये भाई डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, तो जैसे अब हम इसको देखें कि R21 वेक्टर का क्या होगा, तो R21 वेक्टर का हो जाएगा R21 का कैप। ये भी एक यूनिट वेक्टर है, ये भी क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। इस यूनिट वेक्टर का भाई यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। ये तो फोर्स रहा एक पर लगने वाला बल 2 के कारण, मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। सिमिलरली F21 फोर्स ऑन टू फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो ये क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बटे R12 है। तो यहाँ इसकी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में R12 है, इसकी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में क्या है? R21। तो कूलाम ला, यह फिर से एक बार लगाया K Q1 Q2 बटे R21 वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड हुआ और इसकी डायरेक्शन R21। एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सही मायने पर देखा जाए ना, तो ये लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम। यही दोनों इक्वेशन जो है ये वेक्टर फॉर्म है किसकी? कूलाम फोर्स। भाई फोर्स है तो डायरेक्शन भी साथ में होनी चाहिए। देखिए आपके सामने दोनों में डायरेक्शन रिप्रेजेंट है। मेरे कहने का जो सीधा सा एक छोटा सा मतलब ये था कि आपने Q1 चार्ज ले लिया, Q2 चार्ज ले लिया, इस Q1 चार्ज पर Q2 फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, इस Q2 चार्ज पर Q1 फोर्स लगाएगा इधर। तो दोनों का जो चार्ज लगेगा, दोनों का जो चार्ज है एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स कैसे निकालते थे? बाय द हेल्प ऑफ कूलाम लॉ, F12 F = K Q1 Q2 बटे R²। अब एक पर लगने वाला फोर्स 2 के कारण निकाल रहे हैं, तो एक की स्थित सदिश दूसरे के सापेक्ष, ठीक ना? वैसे इसको कर लिया। लेकिन अभी ये तो केवल कूलाम लॉ का वेक्टर फॉर्मेशन हो गया, इससे अभी और क्या रिजल्ट निकलेगा? ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। ये क्या है? यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज इसलिए करते हैं कि इससे डायरेक्शन भी क्लियर हो जाती है और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सभी बच्चे ध्यान से इसको समझें। इसके बाद देखिएगा, ये वेक्टर फॉर्मेशन तो हो गया, अभी इससे और क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है इसको समझेंगे। देखिए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में अगर हम देखें तो जैसे ये हमारी डिस्टेंस R12 है, R12 है। एक चीज और पहले समझिए कि जैसे वेक्टर ए बराबर ये होता है कि वेक्टर ए बराबर होता है कि
अगर हम वेक्टर ए का स्क्वायर करें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा, ए स्क्वायर आती है। कितनी आती है, ए स्क्वायर आती है। सिमिलरली इसी तरह इसको भी निकालें, अगर इसको हम निकालें कि F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटे, देखिए R12 का स्क्वायर है, वेक्टर ए का स्क्वायर ए डॉट ए स्क्वायर, तो R12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R12 की पावर 2 इंटू ये क्या है, R12 का कैप, R12 का कैप। मेरे कहने का जो सीधा सा मतलब है कि अगर आपको ये बात समझ में ना आई हो कि वेक्टर R12 इज इक्वल टू आर का आर वेक्टर R12 इसका स्क्वायर है, तो हम लोग पढ़े हैं क्लास 11th में कि वेक्टर ए का स्क्वायर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो क्या हो जाएगा जी, ए स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, सेम सदिश हैं, दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री, ए बी कॉस थीटा, यहाँ ए है तो ए कॉस थीटा कॉस 0 की वैल्यू 1, ए स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली R12 का स्क्वायर है तो R12 स्क्वायर बचेगा। इसी तरह इसको भी निकाल लेंगे, इसको कि R देखिए F2 ऑन F21 मतलब फोर्स 2 पर किसके कारण, एक के कारण, ये क्या होगा कि Q1 Q2 बटे क्या है, R21 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा R21 का स्क्वायर इंटू ये क्या है, R21 का। अब देखिए ये दोनों अब वेक्टर नहीं रहा है, ये एक डिस्टेंस हो गई है क्योंकि अब ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं बची। ठीक, अब एक चीज और समझेंगे, ये तुमने सुना होगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए तो होता है, लेकिन कब, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि ए क्रॉस बी है, डायरेक्शन ए से बी, और यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, बी से ए, तो यहाँ पर माइनस क्या बता रहा है, इसका साइन बता रहा है। ऐसे यहाँ पर देखिए जो वेक्टर R12 का एफ है ये इज इक्वल टू R21 के तो होगा, लेकिन क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 है, यहाँ पर क्या है 2 से 1, तो यहाँ पर जो हम लिखने वाले हैं वेक्टर F21 के Q1 Q2 बटे R21 का स्क्वायर, और ये क्या है R21 का है, तो R21 का एफ है, माइनस इधर भी ला सकते हैं, तो माइनस R12 का एफ इज इक्वल टू R21 का एफ, ये इसी का नेक्स्ट फॉर्म है। देखिए इधर ले आए तो यहाँ पर क्या बन गया है, देखिए R21 का एफ है, R21 का एफ को क्या लिखेंगे R21 का एफ को क्या लिखेंगे, माइनस R12 का एफ। अब देखिए F21 इज इक्वल टू, माइनस इधर निकल लीजिए, माइनस के Q1 Q2 बटे R21 का स्क्वायर इंटू R12 का। ये जो हमारा 21 है, इस 21 को देखिएगा, इस 21 को अगर हम अब लिख लें 1 2 तो कोई इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि अब ये वेक्टर नहीं है, अब ये वेक्टर नहीं। सिमिलरली इसी तरह अगर देखें तो F21 इज इक्वल टू ये क्या है, माइनस, इसको पहचानो जरा, के Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर इंटू R12 का, अगर इसको गौर से आप देखो तो ये के Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर इंटू R12 का, इसकी वैल्यू क्या है, F12 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं F12 का। एक चीज आपने देखा कि जितना फोर्स 2 पर 1 के कारण लग रहा है बराबर है उतना ही फोर्स 1 पर दूसरे के कारण, मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, मतलब Q1 पर Q1 के Q2 के कारण लगने वाला बल और Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल दोनों आपस में परिमाणात्मक रूप से बराबर है। लेकिन अगर देखो तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है, मतलब डायरेक्शन में अपोजिट है, और आप देख सकते हैं कि एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर है। तो ये रहा जो ये कहीं ना कहीं थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। इसको फॉलो करता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है,
एवरी एक्शन गिव इक्वल रिएक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। प्रत्येक क्रिया समान प्रतिक्रिया देती है लेकिन दूसरी दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी देखिए इस Q1 पर Q2 ने जितना फोर्स अप्लाई किया है, Q1 ने भी Q2 पर उतना ही फोर्स अप्लाई किया है, लेकिन एक की डायरेक्शन अगर इधर है तो दूसरे की डायरेक्शन इधर है। तो आशा करते हैं, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा, और आप लेक्चर सीरियल बाय सीरियल देखेंगे तो बहुत और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सभी लोग चैनल को प्रोत्साहन दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।